हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसा कि आप थंबनेल से देखे भी होंगे कि हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं और ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। आपको एक चीज़ बता दूं कि सबसे ज़्यादा मुझे यदि इंटरेस्टिंग लगता है या सबसे ज़्यादा मुझे रुचि है पढ़ने में, वो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के संबंध में है। क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें जो होंगी वो वित्त से रिलेटेड, कैसे कंपनी वर्क करती है, कैसे शेयर मार्केट, सब ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। इसलिए ये करंट टॉपिक भी रहता है, थोड़ी सी सामान्य लोगों की जागरूकता भी रहती है और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी होता है। चाहे आप नेट जैक एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई एमबीए कर रहे हो, चाहे एमकॉम कर रहे हो, आप जानते हैं सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। वो कहीं से भी आप एमबीए करिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे इंटरेस्टिंग है तो थोड़ा सा और इसी तरीके से पढ़ा जाए। और जो भी आप क्लास ले रहे होंगे जहाँ पर भी, इस बात की गारंटी समझिए कि जो भी जितने मिनट की क्लास चलेगी आप एक बार देख लीजिए, आपको लगेगा कि रियल में कुछ चीज़ें ऐसी बताई जा रही हैं जो कि अभी तक हम लोग नहीं जानते थे, या बहुत सी क्लासेस देखे होंगे नहीं समझ में आएंगी। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना जो इंटरेस्टिंग होती है, जैसे स्टेटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ये है, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा आता है। और चीज़ें सामान्य तरीके से आ सकती हैं, लेकिन कुछ होता है सब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा रुचि होती है, किसी में कम रुचि होती है। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी सिलेबस है। तो क्लास में बने रहिए। निश्चित रूप से आपको एक गाइडलाइन मिलेगा, क्या पढ़ना है, क्या करना है। इसमें हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, क्या क्या इसकी बाउंड्री है, स्कोप्स क्या है, नेचर क्या है, ये फंक्शन क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। और निश्चित रूप से इससे बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। राइट। तो देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो पहले ऐसे समझिए कि पहला क्वेश्चन तो यही है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहले फाइनेंशियल को समझिए। फाइनेंस जानते हैं कि दो रीजन्स होंगे। फर्स्ट, एक मनी के संबंध में यूज हो रहा होगा, और सेकेंड इज उसका मैनेजमेंट के संबंध में। ओके, उसके संबंध में यूज हो रहा होगा। देखिए मनी क्या है, मुद्रा। ऐसी कोई भी वस्तु या गुड्स या सर्विसेज या कोई भी चीज़, धातु, जो कि किसी ट्रांजैक्शन में एक पैरामीटर का काम करता है, वो सब मनी है। ये तो डिफिनीशन है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि जो हमारे पास मनी है और फाइनेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका बेसिक मीन्स ये है कि जिसका एज ए कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, एज ए जब आप एक्सपेंडिचर के लिए यूज करते हैं, एक्सपेंसेज, तो उसको मनी कहा जाता है, सिंपल। और जब आप प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, प्रोडक्शन, वो कोई भी चीज़ हो सकता है, तो उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। राइट। प्रोडक्शन में चाहे सर्विस हो सकती है, कोई गुड्स हो सकती है, मनी भी हो सकता है। ओके, ये कुछ भी हो सकता है। इसकी प्रोडक्शन के लिए जब हम मनी का यूज करते हैं तो कहा जाता है प्रोडक्शन है कर रहे हैं। अब जानते हैं कि जब ये सब चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि आपको जब एक्सपेंस करना है तो बहुत मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं है। जैसे सब लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, आपके पास 1000 रुपये, 10,000, 2 लाख, 4 लाख है, उसका आप यूज कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप जो आवश्यकता है उसको खरीद लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा मनी की प्रॉब्लम कहाँ पर है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे गुड्स बन रही हैं, जहाँ पे सर्विसेज हो रही हैं, जहाँ पे मनी से मनी बनाई जा रही है, वहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा कि जब मनी का हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं, या उसका सर्विस बनाने के लिए, या उसकी गुड्स बनाने के लिए, या मनी से मनी बनाने के लिए यूज करते हैं, तो उसको फाइनेंस कहा जाता है। और जब इसको किस प्रकार से मनी का, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट कब यूज हो रहा है, ऐसे समझिए, ये तो फाइनेंस है, ये एज ए फाइनेंस है। मैनेजमेंट कब होगा, जब फाइनेंस का, इसका देखिए मैनेज बाई, इसको कहा जाता है
मैनेज बाय प्रैक्टिस। ओके, तो जब फाइनेंस का मैनेज देता है प्रैक्टिस के द्वारा करता है तो उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। क्यों करता है? क्योंकि कहीं पर भी प्रबंधन की आवश्यकता तभी है जब आपके पास रिसोर्सेज कम है। समझिए कि जब आपके पास रिसोर्सेज कम है, और कौन से रिसोर्सेज? मनी। क्योंकि जानते हैं मनी किसी के पास ज़्यादा नहीं है। यदि ज़्यादा होता तो इसकी आवश्यकता ना होती। इसकी आवश्यकता फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्यों है? क्योंकि मनी सबके पास कम है और उससे आपको बेस्ट सर्विस देनी है, उससे बेस्ट गुड्स बनानी है, उससे बेस्ट मनी से मनी बनानी है, मुद्रा से मुद्रा, लाखों रुपए कमाने हैं, लाखों रुपए प्रोडक्शन करना है। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आवश्यकता है। तो कुछ चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे कि मनी क्या है, फाइनेंस क्या है, मैनेजमेंट क्या है। तो मनी और फाइनेंस में डिफरेंस पूछा जाए तो समझिए कि जब व्हेन वी आर यूज्ड ऑफ मनी टू प्रोड्यूस या गिव ए सर्विस या अराइव्ड ए मनी, दैट मीन्स फाइनेंस। वो फाइनेंस है आपका। और जब आप सिंपल सा जाकर सब्जी ले रहे हैं, जाकर मोबाइल रिचार्ज करा रहे हैं, जाकर कोई बुक्स ले रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा मनी है। क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। आपको जैसे मान लीजिए सब्जी लेनी है तो कौन सा दिमाग लगाना है ज़्यादा? लेना है तो लेना है, नहीं लेना है तो क्लियर है नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है क्योंकि आपके पास पैसे कम हैं और आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है। आपको चूज करना है कहाँ पर पहले पैसा लगाएं। इसी के लिए इसकी ज़रूरत पड़ रही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ओके, तो ये उसकी एक पैरामीटर्स है। तो आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि फाइनेंस क्या है, मनी क्या है, मैनेजमेंट क्या है। तो मैन करता है, क्या करता है? फाइनेंस। क्योंकि जानते हैं सबसे मोस्ट वैल्यूएबल क्या है? मैन ही मैनेज कर सकता है फाइनेंस को, चाहे मार्केट को, चाहे किसी चीज़ को। तो जो मार्केट के करेगा तो मार्केटिंग मैनेजमेंट, जब फाइनेंस से करेगा तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब एचआर करेगा तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसी प्रकार से चीज़ें बनी हुई हैं। अब यहाँ पर एक डिफिनेशन देख लेते हैं, आफ्टर दैट हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ मनी। देखिए मैनेजमेंट ऑफ मनी आ गया ना, इसी को बता रहा था। मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज, क्या क्या होता है? इन्वेस्टिंग, बारोइंग, लेंडिंग, बजटिंग, सेविंग एंड फोरकास्टिंग। देखिए जो भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आगे बताऊंगा नेचर, डिफरेंट टाइप्स के, या इसका पूरा ओवरव्यू, तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखे रहिए, डिफिनेशन में क्या ध्यान रखना है कि कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए। इन्वेस्ट जो पैसा किया जाए वो बारो किया जाए कि शेयर इशू किया जाए, इस पर डिसीजन लिया जाएगा। लेंडिंग, कहीं पर उधार दे दिया जाए, आप देंगे। या बजटिंग क्या होगा हमारा, कहाँ से बजट तैयार करें, कहाँ से पैसा इन्वेस्ट करें, कहाँ से पैसा लाएं। मीन्स सोर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम देखना है हमको, इनकम कहाँ एक्सपेंड करेंगे, इनकम कहाँ से लाएंगे। सेविंग हम क्या करेंगे और पूर्वानुमान करेंगे कितना प्रॉफिट होगा, क्या चीज़ें होंगी। ये इसकी ब्रॉड लेवल में परिभाषा है, इसको ब्रॉड लेवल कही जाती है। ओके, ब्रॉड लेवल की डेफिनेशन। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब एक चीज़ और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एन ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ पर देखिए जो कुछ भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग को पढ़ना है वो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखिए एन ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन कंसर्न विथ, किससे रिलेटेड है? ये 4 चीज़ें हैं जिसको हम लोग मैनेजमेंट में आगे की इसी सीरीज में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्टार्ट किए हैं इसमें हम सभी चीज़ें देखेंगे वन बाई वन करके। जैसे फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन कहाँ से लिया जाए, कहाँ से फाइनेंस लिया जाए, डेप्ट लिया जाए कि इक्विटी लिया जाए, कि अपना जो इनकम है उसको रिटर्न किया जाए, इसके डिसीजन लिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाएगा तो बजट के आप देखेंगे, एनपीवी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, आईआरआर पढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पढ़ेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पढ़ेंगे। ओके, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पढ़ेंगे। एक्सेट्रा चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि इसके आधार पर कि कौन सा इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है, कौन सा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, इससे देखेंगे। डिविडेंड डिसीजन क्यों हो सकता है, डिविडेंड डिसीजन की आवश्यकता फिर आगे मैं बात करूंगा अभी, लेकिन यहाँ पर आई चीज़ें तो जान लीजिए। डिविडेंड डिसीजंस में हम इसलिए करते हैं क्योंकि इनकम है मान लीजिए 100 रुपीज़ किसी कंपनी की, उसके पास 2 ऑप्शन हैं,
फर्स्ट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की, ओके, और सेकेंड रिटेंड करने की, उसको रिटेंड में कंपनी में लगाने की, कंपनी में लगा सकती है। उसी का डिसीजंस लेना है कि यदि कंपनी को 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे कि कंपनी रिटेंड करके अपनी कंपनी में लगा दे। इसको डिसीजंस लेना, इसी को डिविडेंड डिसीजंस कहा जाता है। और इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे वाल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल और मोदी-ग्लानियन मिलर मॉडल डिसीजंस में पढ़ेंगे। आफ्टर लिक्विडिटी डिसीजन, लिक्विडिटी डिसीजन में से क्या क्या पढ़ लेंगे हम लोग, कैश की और स्टॉक की, बेसिक रूप से। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि देखिए कैश के संबंध में क्या है, दो चीज़ें हैं कि पेमेंट कितना जल्दी करें या कितना जल्दी हम पेमेंट लें दूसरे से, दोनों चीज़ें हैं। तो हमेशा मैनेजमेंट क्या सोचता है कि पेमेंट को डिले करें। जैसे आप हमको देना है पैसा तो ऑनलाइन दे दीजिए, और जब देना है तो चेक से देंगे, तो चेक से देने में 2 से 3 दिन तो लग ही जाएगा कम से कम, तो 2-3 दिन पैसा तो यूज कर लेंगे। इसी को कहा जाता है कैश का मैनेजमेंट। ये कितना कैश रखें अपने पास, ये भी मैनेजमेंट जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि डेली पड़ता है 10 लाख का काम, हम रखें 1 करोड़ रुपये, तो 1 करोड़ के 90 लाख रुपये हम क्या कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट है, उसका प्रोडक्शन में काम करते तो और प्रोडक्शन होता है। तो उसका ऑप्टिमम लेवल चेक करना पड़ता है कि एक बिजनेस को पर डे कितना खर्च करना होता है, या मंथली कितना खर्च करना होता है, या एनुअली कितना खर्च करना होता है, और उस एनुअल खर्च को ऑप्टिमम लेवल पर कितना पैसा रखा जाएगा जिससे काम चल जाए, उसी को कैश मैनेजमेंट कहा जाता है, राइट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लिक्विडिटी डिसीजन में। स्टॉक में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं जो कि यूज करना है, क्योंकि रॉ मटेरियल से पैसा यूज हो रहा है। आप जान रहे हैं रॉ मटेरियल कोई परचेज करेंगे तो विदाउट कोई पैसे के क्या कोई खर्च कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो पैसा तो रखना ही पड़ेगा उसमें। अब मान लीजिए कि स्टॉक आके रखा हुआ है, उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, 2 महीने बाद यूज होना है, तो आप बताइए पैसा फंसा के रखे हैं ना, स्टॉक का भाड़ा दे रहे हैं, वेयर हाउस भरा हुआ है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, पैसा दूसरे को देना है अपने डेटर्स को, ये सब क्या करेंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी ऑप्टिमम वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, ओके। तो यहाँ पर बेमोल मॉडल पढ़ा जाता है, ओके, मिलर आर मॉडल पढ़ा जाता है। बेमोल यहाँ पे स्टॉक का भी बताएंगे कि कितना ऑप्टिमम लेवल पर रहना चाहिए। जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़े ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी √2COI, ये पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। आफ्टर दैट ये सब चीज़ें पढ़ लिए। एनालिसिस, अब क्या करेंगे, इसी सब का एनालिसिस करेंगे, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, लिक्विडिटी डिसीजंस का। जब हम करते हैं एनालिसिस तो क्या होता है, रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप, ट्रेड ऑफ। रिस्क और रिटर्न क्या है, रिस्क और रिटर्न में देखिए निगेटिव रिलेशन है। निगेटिव रिलेशन क्या है कि रिस्क जितना बढ़ेगा उतना ही खतरा है, लेकिन ये रिटर्न तो निश्चित रूप से बढ़ रहा होगा, लेकिन एक ऐसा लेवल हम लोग को पता करना है जहाँ पर रिस्क भी इक्वल हो जाए और रिटर्न भी इक्वल हो जाए। ये लेवल को प्राप्त करना उसी को ट्रेड ऑफ कहा जाता है, जहाँ पे रिस्क और रिटर्न ज़्यादा हो जाए। क्योंकि कॉमर्स में आप जानते हैं एक शब्द हमेशा ध्यान रखिएगा, मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन, ओके। कि जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ही ज़्यादा आपकी प्रॉफिट होगी। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि रिस्क कैसे कंट्रोल होगा, डाइवर्सिफाइड करके। उस डाइवर्सिफाइड को भी पढ़ेंगे हम लोग कि कितने प्रकार डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं रिस्क को। रिस्क अनसर्टेनिटी क्या है, रिस्क क्या है, रिस्क अगर सामान्य शब्द में समझा जाए तो रिटर्न तो समझ रहे हैं कि रिटर्न क्या है। रिस्क क्या है, चांसेज ऑफ लॉसेज, सिंपल से चांसेज ऑफ लॉसेज, क्या हानि होने की संभावना है, यही उसका रिस्क है, राइट। वो किसी चीज़ की हानि हो सकती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, किसी प्रकार की, इसी को चांसेस ऑफ लॉसेज कहा जाता है, राइट। और यहाँ पर टू एनहेंसमेंट गोल ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और अंतिम में ध्यान रखे रहिए, अगर आपसे कोई सोते समय भी पूछे, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट पे ऐसे समझिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ओके, फर्स्ट है ये।
सेकेंड अर्निंग पर शेयर बढ़ाना, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कैसे बढ़े, और थर्ड है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। लेकिन इस बात को ध्यान रखे रहिए, यदि कोई आपसे पूछे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अर्निंग पर शेयर, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो आपको सोते समय बताना है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, राइट। क्योंकि ये पहले चलता था, परफेक्ट कंपटीशन में होता है, जो परफेक्ट कंपटीशन इसमें है नहीं। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए। जब प्रॉफिट अर्न होगा तो अर्निंग पर शेयर देखा जाएगा। प्रेजेंट टाइम में अर्निंग शेयर भी नहीं देखी जा रही है। अभी आगे बहुत चीज़ें बात बतानी होंगी, चीज़ों को देखेंगे हम लोग। जैसे डिविडेंड है, ऐसे समझिए कि प्रेजेंट टाइम में अभी आप लोग कम समझ पा रहे होंगे, तो जानते रहिए इस बात को कि यदि कोई कंपनी 100 रुपये की एग्जाम्पल जो पहले लिए थे डिविडेंड मान लीजिए कि देने के मूड में है, और उस 100 रुपये डिविडेंड न दे, हालांकि इतना मिलता नहीं क्योंकि उसके पास हैवी शेयर होते हैं, मान लीजिए इसमें से 10 रुपये ही देना है डिविडेंड। अगर डिविडेंड नहीं देती है, समझिए कि उस कंपनी को बहुत अच्छा लोग मानते हैं प्रेजेंट टाइम में। क्यों मानते हैं, क्योंकि ये 10 रुपये, अब उसके पास तो करोड़ों शेयर होंगे, मान लीजिए 1 करोड़ शेयर है, 1 करोड़ तो नहीं, 1 करोड़ ज़्यादा ही रहते हैं शेयर, 1 करोड़ का उनके आगे है। अब 1 करोड़ 10 करोड़ रुपये हो गया ना, ऐसे 10 रुपये देगा तो, और 10 करोड़ का इन्वेस्ट कर देगा ये। इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि शेयर का वैल्यू 500 रुपया था, हो जाएगा 520 रुपये। अब सोचिए एक शेयर का 20 रुपये बढ़ गया, यहाँ 10 रुपये लेके खुश हो जाते हैं, और यहाँ 20 रुपये बढ़ गया, तो ये फायदा है कि ये फायदा है, ये फायदा है ना। इसी को वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहा जाता है कि शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो वेल्थ बढ़ेगी, डिविडेंड से वेल्थ नहीं बढ़ती है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझेंगे आगे चल के डिविडेंड डिसीजंस में कि क्यों ऐसा हो रहा है, राइट। और ये लाइफ टाइम ध्यान रखिए, कोई आपसे पूछे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू ऑफ द फर्म को बढ़ाना है। हमारी फर्म की वैल्यू 10 लाख की है तो 10 करोड़ करना है, 10 करोड़ से 10 अरब करनी है, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए जो हम लोग चीज़ें पढ़े हैं, अगर आपसे पूछा जाए स्कोप क्या है, क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं इसमें, स्कोप क्षेत्र, ओके स्कोप, इसी को देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है। जो अभी लास्ट में पढ़े इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ओके लिक्विडिटी डिसीजन भी इसमें देखेंगे। जो ये है ना, इसी के साथ मर्ज कर दिया गया है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैपिटल बस्टिंग में, ओके कैपिटल बस्टिंग में देखिए क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए ये बाउंड्री में बना रहा हूँ, जो यहाँ पर बताया हूँ समझिए कि वहीं में पढ़ाना वाला भी हूँ, और इस सीरीज में जितने क्लासेस चलेंगी लगभग इसी पर सब पर चलेंगे भी, राइट। और लास्ट में इसमें रिस्क नहीं है, रिस्क से रिलेटेड 1-2 क्लासेस चल जाएंगे, रिस्क से रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि 1 क्लास 2 क्लास की होती है रिस्क। देखिए कैपिटल बस्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे एनपीवी है, आईआरआर है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो बताया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, ओके। ये नेक्स्ट में आ जाएगा, मान लीजिए कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ओके एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये सब चीज़ें हैं। इसको क्रूड मेथड कहा जाता है, इसको और इसको नेट मेथड कहा जाता है। ये डिस्काउंटिंग मेथड है सब, और ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये भी ध्यान रखे रहिएगा। इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी ध्यान रखा जाता है, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी ध्यान नहीं रखा जाता है। वर्किंग कैपिटल में मैं बताया कैश का मैनेजमेंट और रॉ मटेरियल स्टॉक का मैनेजमेंट, हम लोग 2 चीज़ों को पढ़ेंगे। इसमें डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशन हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्कोर के द्वारा दिया गया है, कितना स्टॉक होना चाहिए, कितना कैश होना चाहिए कंपनी में, ये सब चीज़ें बताई गई हैं, जो हम लोग 1 बाई 1 करके स्टडी करेंगे। न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल इसमें भी सॉल्व करेंगे हम लोग। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखिए 2 प्रकार की है, सीधी सी 3 ले लीजिए, डेब्ट, प्रेफरेंस शेयर, ओके और इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, यही हम 3 चीज़ों को पढ़ते हैं। डिवेंचर प्रेफरेंस एक जैसे होते हैं, डिप्ट अलग है, डिवेंचर डिप्ट ले लीजिए, और इक्विटी शेयर, 3 चीज़ों का, और इन दोनों का नेचर एक जैसा होता है, इसका अलग होता है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, किस प्रकार से इक्विटी की कॉस्ट निकाली जाए, किस प्रकार प्रेफरेंस की कॉस्ट निकाली जाए, किस प्रकार ड्यूटी का, क्योंकि केवल देखिए इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है, कॉमन से सोच रहे होंगे आप लोग कि इंटरेस्ट तो पता ही रहता है,
हम तो निकाल ही लेंगे, लेकिन नहीं, इंटरेस्ट की कंपनी में इक्विटी की शेयर कैसे निकालेंगे, क्योंकि तो इसको डिविडेंड मिलता है, तो इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर में, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ओके। और थर्ड में मोदी-गिलानी एंड मिलर अप्रोच, ओके। ये दोनों थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ड्यूरेंट के द्वारा, और इनसे तो पता ही चल रहा है मोदी-गिलानी मिलर हैं, जिनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इनको, ओके, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इस थ्योरी के लिए, तो इसका मतलब और चीज़ें बताया था। और नेट ये इसको क्या कहता है, इररिलेवेंस डिसीजन, रिलेवेंस है, और ये इररिलेवेंस रिलेटेड, इररिलेवेंस अप्रासंगिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। लीवरेज में डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों को हम पढ़ेंगे, जैसे कि ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज, ये तीनों हम लोग पढ़ेंगे लीवरेज में। डिविडेंड पॉलिसी में पहले ही बताया, एक वॉल्टर मॉडल, एक है गॉर्डन मॉडल, और एक फिर एमएम अप्रोच, और एक ऐसे समझे ट्रेडिशनल। ये दोनों को प्रासंगिक कहा जाता है, प्रासंगिक मीन्स रिलेवेंस। पूछा जाए कि डिविडेंड डिसीजन किसका रिलेवेंस मॉडल है, तो वाल्टर एंड गॉर्डन का, और इनका इररिलेवेंस जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर में होता है, इररिलेवेंस अप्रासंगिक, राइट। ये चीज़ें हम लोग सभी चीज़ें कवर करेंगे। अब देखिए रिटेन्ड अर्निंग के थोड़ा समझ लीजिए। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल लेके 100 करोड़ की प्रॉफिट हुई, अब आपको शेयर में डिवाइड करना है डिविडेंड। आप क्या किए कि 40 करोड़ रुपया डिवाइड कर दिए और 60 करोड़ आप अपने पास रख लिए। 60 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, कहीं दूसरी कंपनी खोलेंगे, दूसरी मशीन परचेज करेंगे और कंपनी को एक्सटेंशन देंगे। ये सब चीज़ों को कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग। तो ये रिटेन्ड अर्निंग है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, आगे काम आएगा ये जब अल्टर मॉडल पढ़ेंगे रिटेन्ड अर्निंग। क्योंकि यही देखिए, एक चीज़ बता दें, अगर आपसे कोई पूछे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम इतना टेक्निकल क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हो सकता है, तो बस इतना समझिए कि केवल हम क्या कर रहे हैं, 3 चीज़ों का देखेंगे जब आप, तो घूम फिर के ही आएगा ही। जैसे एक आपका इनकम का स्रोत है डेप्ट, जो बैंक से ले सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस ले सकते हैं। एक है आपका प्रॉफिट, और एक है उसकी रिटेन्ड अर्निंग। ये तो इसके जगह पर जानते हैं, बैंक से भी ले सकते हैं, ओके, शेयर भी इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हैं, कहीं से लोन ले सकते हैं। प्रॉफिट कंपनी का सेल्फ का है, ओके। और रिटेन्ड, अब इसी में डिसीजंस लेना है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि कंपनी में रिटेन्ड कर लें, और पूरी मैनेजमेंट इसी पर है। अब जानते हैं कि शेयर और डिवेंचर है, तो डिवेंचर का नेचर है कि फिक्स रेट होगा, जैसे 8% डिवेंचर का इंटरेस्ट देना है। इक्विटी के साथ ऐसा नहीं है, तो कितना पैसा रखें, 8% रखें कि इस मान 100 करोड़ की हो सकता है, 100 करोड़ की, तो 100 करोड़ में कितना डिवेंचर लें, कितना शेयर लें, कितना डेप्ट लें, इसका डिसीजन लेना है। कितना रिटेंड रखें, रिटेंड से लाएँ पैसा, कितना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट न करें, उससे पूरा करें, इसी को हम लोग को पढ़ना होता है। और बेसिक यही बात है, उसी को मैनेज करना है केवल, कि किस प्रकार से, क्योंकि सबकी अलग अलग नेचर है। जैसे इक्विटी शेयर है, उसकी कॉस्ट पता ही नहीं है कितना है, क्योंकि इंटरेस्ट देना नहीं है, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा।
तो अब निश्चित नहीं है ना कि इसको 60 करोड़ ले लेंगे कि इसको कितना लेंगे, तो इसको ईपीएस एनालिसिस बोला जाता है, अर्निंग पर शेयर या ईपीएस ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटर टैक्स एनालिसिस। तो इसमें देखते हैं ट्रेड ऑफ करके कि कितना हमको प्रोपोर्शन बनाना पड़ता है, कितना हम फिक्स रेट ऑफ रिटर्न लें, कितना वेरिएबल कॉस्ट रिटर्न लें। तो फिक्स कॉस्ट में कौन कौन आती है, डिवेंचर है, डेब्ट है, लोन है, प्रेफरेंस शेयर है। ये सब कहाँ कहाँ आती है, फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि इसका पहले से फिक्स होता है कि कितना इंटरेस्ट देना है डिवेंचर पर, प्रेफरेंस पर, लोन पे कितना इंटरेस्ट फिक्स है। लेकिन इक्विटी के साथ तो नहीं देना है आपको, प्रॉफिट होगा देंगे, नहीं देंगे नहीं देंगे, लेकिन सबकी अलग अलग अपना नेचर है। ओके, कोई कंपनी में मान लीजिए इक्विटी शेयर नहीं है तो कोई लोन देगा आपको, जिस कंपनी में मालिक ना हो, क्योंकि जानते हैं रियल ओनर आप तो यही है इक्विटी, और जिस कंपनी मालिक नहीं होगा तो लोन देंगे नहीं देंगे, इसका मतलब इसकी भी ज़रूरत है। और ज़्यादा ही ले लिए तो प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो पर इंटरेस्ट देना ही पड़ जाएगा। तो इसी को समझा जाता है, कितना यहाँ से पैसा लाएं, कहाँ इतना लाएं, कि जो प्रॉफिट है कितना दे दें, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कितना रख लें। इसी सब चीज़ों को देखना पड़ता है कि उससे वैल्यू क्या पड़ेगा, कंपनी का प्रभाव क्या पड़ेगा, फिर यहाँ पे व्यक्ति है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे होते हैं, राइट। इसी सब चीज़ों को हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। एक और इसमें है रिस्क वाला, तो रिस्क हम लोग एक्स्ट्रा एक देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ नेचर है, नेचर इसकी प्रकृति कैसे है समझने के लिए, कि जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि लास्ट है तो मैं सोचा कि इसकी नेचर ही बता दूं, क्योंकि और चीज़ें जितना समझे ना और चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। अभी तो हम लोग केवल बाउंड्रीज देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ों को हमें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ों को डिसीजंस लेना है। यहाँ पर देखेंगे कुछ चीज़ें तो और बेहतर समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रांजिशनल अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल अप्रोच को समझिए। ट्रेडिशनल अप्रोच ऐसे समझिए कि 1940 से पहले है, राइट। ये 1940 से लगभग 1950-60 तक, क्योंकि देखिए कोई डिवाइड तो कर नहीं सकता है, लेकिन ऑन एवरेज किया गया है। और ये 1960 से अभी तक, ओके, टिल जब तक चल रहा है करंट टाइम तक। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर आपसे ट्रांजिशनल फेज पूछा जाए, ट्रांजिशनल फेज ये क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सेकेंड वर्ल्ड वार, ओके, ट्रांजिशनल फेज था सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण, राइट, और कोई कारण नहीं है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या स्थिति है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज देखेंगे पूरे सिनेरियो में वर्ल्ड में तो इसी के कारण से हुआ है। बहुत चीज़ें नई परिभाषित की गई, नए रिलेशंस, नए इंडस्ट्री, नई WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, सब इसी के देन है, सब वर्ल्ड बैंक की एक वो सॉरी वर्ल्ड वार की। अब देखिए ट्रेडिशनल फेज में क्या था कि कोई भी कंपनी स्टेब्लिश होती थी, ट्रेडिशनल से पहले चाहे जितना, उसका पहला काम क्या था, इस्टेब्लिश करना, ओके, इस्टेब्लिश, ओके, जिसको प्रमोटर कहा जाता था, प्रमोटर, कंपनी को प्रमोट करिए, पहला काम। दूसरा इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करिए, पैसा लीजिए, पैसा लेके इन्वेस्ट करिए कहीं, इन्वेस्ट लेकर, और फोर्थ पे प्रॉफिट लीजिए और डिस्ट्रीब्यूट करिए, प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेन काम था ट्रेडिशनल फेज में, यही चीज़ की जाती थी। और इसको आउटसाइडर अप्रोच कहा जाता था, आउटसाइडर अप्रोच, ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा अप्रोच है, तो आउटसाइड में बाहर के देखा जाएगा, अंदर कंपनी में क्या हो रहा है नहीं जरूरी है। देखिए इस्टेब्लिश किया गया इशू शेयर, बाहर की चीज़ें, या जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया, प्रॉफिट डिसीजन लिया गया, सब बाहर की चीज़ें। अगर आपसे पूछे कि ये क्या था, तो ये डिस्क्रिप्टिव अप्रोच था, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, विश्लेषणात्मक, डिस्क्रिप्टिव चीज़ें चलती थी। ये पहली फेज में चीज़ें चल रही थी कि कंपनी बनाना है, और इसका मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट, ओके, क्योंकि वस्तुएं कम हैं, जितना बनाएंगे उतना बिक जाएंगी, तो इसका मेन क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करिए ओनली फॉर। ये ट्रेडिशनल फेज की स्टोरी थी। अब आगे देखिए
ट्रांजिशनल फेज, संक्रमण काल जिसको कहा जाता है। जैसे हम लोग चल रहे हैं ना, ऑनलाइन पढ़ें ऑफलाइन पढ़ें, ट्रांजिशनल एज में, लेकिन हमारी अगली पीढ़ी आएगी उसको कन्फ्यूजन नहीं होगा, वो ऑनलाइन नहीं पढ़ेगी, क्योंकि हम लोग बुक भी पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं किससे पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें। तो इसी तरह ट्रांजिशनल फेज है ये। तो हम लोग ट्रांजिशनल यूज में चल रहे हैं, कुछ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कुछ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए अगली पीढ़ी 10 साल बाद सब ऑनलाइन पढ़ेंगे, आईपैड यूज करेंगे, लिखेंगे उसी पे, सब कुछ उसी पे। ट्रांजिशनल फेज में केवल देखिए ध्यान रखना है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच, ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच प्लस अगर पूछा जाए कि इसमें क्या हो रहा था तो वर्किंग कैपिटल का ध्यान रखा जाए। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जानते हैं क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, पढ़े होंगे करंट लाइबिलिटीज, यही वर्किंग कैपिटल है। और इसमें भी अगर स्पेसिफाइड किया जाए तो जो मैंने बताया, स्टॉक और कैश, ये दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसको ट्रांजिशनल फेज में ध्यान रखा गया क्योंकि पैसे की कमी पड़ने लगी, बिजनेस चलाने के लिए पैसे नहीं पड़ रहे थे, कम पड़ रहे थे, इसीलिए स्टॉक और कैश को ज़्यादा प्रीफर किया गया। तो ये ट्रांजिशनल फेज का स्टोरी है। अब लास्ट में मॉडर्न फेज है, 1960 से अभी तक की। तो पहले तो ऐसे समझिए कि ये जो अप्रोच है ये एनालिटिकल अप्रोच है, एनालिटिकल, ओके, विश्लेषणात्मक, एनालिटिक किया जाएगा। वो चाहे पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और इसमें इनसाइडर आउटसाइडर दोनों ध्यान रखा जाएगा, इनसाइडर और आउटसाइडर, ओके, सब ध्यान रखा जाएगा। इनसाइडर में, अच्छा सॉरी, जो आउटसाइडर बोला था ये इनसाइडर है, जो यहाँ पे बोले थे ना, कंपनी इस्टेब्लिशमेंट, इशू, प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये आउट इनसाइडर कहा जाता है। आउटसाइडर, इनसाइडर में ये हो गया, ओके, वहाँ सॉरी मैं मिस कर गया। आउटसाइडर में क्या क्या होगा, कंपनी की रूल, कंपनी एक्ट जो भी होगा 2013, गवर्नमेंट रूल, कंपटीशन, ओके, इंटरनेशनल कंपटीशन, ओके, ये बाहर चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है, जबकि इसमें पहले नहीं ध्यान रखना पड़ता था कि कंपनी का रूल क्या है, गवर्नमेंट कौन सा रूल बना रही है, कंपटीशन क्या चल रहा है, हमारे प्रतिस्पर्धी क्या बना रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था ना कि ये सब बनाना ही नहीं था, आप जितना बनाएंगे सब बिक जाएगा, क्योंकि आप अकेले हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग बना रहे हैं, चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, बनाने वाले कम हैं, तो बिक जाता था। प्रेजेंट टाइम में सब ध्यान रखना पड़ रहा है कि क्या आप इंटरनेशनल मार्केट के अनुसार बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, कम जो आप बना रहे हैं कंपटीशन, जो कंपटीटर आपका है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो हम बना रहे हैं गुड्स, वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बन रही है कि नहीं बन रही है, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार चीज़ें चल रही कि नहीं चल रही, अकाउंटिंग, CSR, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें बन रही हैं कि नहीं बन रही है। ये ब्रॉड लेवल पर चीज़ें चलने लगी, राइट। अब इससे क्या हुआ कि इनसाइडर मीन्स आपको कंपनी किस प्रकार से इस्टेब्लिश होगी, किस प्रकार से प्रॉफिट अर्न करेगी, किस प्रकार से इन्वेस्ट करेगी, किस प्रकार से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ये तो एज इट इज है। प्लस ये आउटसाइडर भी ध्यान रखना है कि आपके कंपटीटर कौन है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, इंटरनेशनल पॉलिसी क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की पॉलिसी क्या है, सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके इर्द गिर्द आपको गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और जो यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था, इसका तो बहुत कम शॉर्ट टाइम था, यहाँ पर आके हो गया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ओके। तो आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न टाइम में किसी भी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि वो इनसाइडर आउटसाइडर मीन्स जो स्टेक होल्डर हैं आउटसाइड के इनसाइड के, सभी को कंपनी ध्यान रखती है। इवन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन क्या चल रहा है, इसको भी ध्यान रखा जा रहा है। देखिए कंज्यूमर की हेल्थ, उसका स्थिति क्या है, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एक्सेट्रा, इस सब चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ रहा है। क्योंकि उससे पहले नहीं रखा जा रहा होगा, 1940 से पहले, 1940 से पहले क्या सोचिए, सब चीज़ ध्यान रखा जा रहा होगा, नहीं रखा जा रहा होगा। इसलिए एज योर मैनेजर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए सोशल वर्कर, एज ए एनी टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस प्रकार से चीज़ों को मैनेज करेंगे, किस प्रकार से चीज़ों को टैकल करेंगे। तो ये मॉडर्न फेज की मेन स्टोरी थी। मॉडर्न फेज में ये सब चीज़ों को हम लोग ध्यान रखते हैं, राइट। और
मॉडर्न फेज को यदि कहा जाए कि किस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा, तो ऐसे समझिए कि कैश का रेशनल यूज, या कह सकते हैं कि जो कैश हमारा है उस कैश का किस प्रकार से रेशनल विवेकपूर्ण यूज करेंगे, उसी को मॉडर्न फेज में देखा जाता है, राइट। और देखेंगे कि जितना इजी लग रहा है ये कैश, क्योंकि ये तो जानते हैं कैश क्या है, जैसे हमारे ब्लड में ब्लड घूम रहा है ना अप डाउन, वैसे ही हम लोग पैसे से एकदम बंधे हुए हैं। वो चाहे कोई कंपनी हो, चाहे हम लोग हों, सभी लोग उससे बंधे हुए हैं। कोई कंपनी के विदाउट पैसे के नहीं चल सकते, जैसे शरीर विदाउट ब्लड के नहीं चल सकती है। तो ऐसे समझिए कंपनी के लिए कैश और मैन के लिए ब्लड इक्वल है। ओके, जितना ब्लड पता नहीं चलेगा घूम रहा है चारों तरफ, वैसे कैश है, कैश भी घूम रहा है, राइट। अगर कैश नहीं रहेगा कोई कंपनी नहीं चल सकती है। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। और आपसे मान लीजिए कि स्कोप तो बताया ही कि स्कोप क्या है, जो मैं बताया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, फाइनेंशियल डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजंस हैं, लिक्विडिटी डिसीजंस है, ये एक्सेट्रा चीज़ों को स्कोप कहा जाता है, राइट। और फंक्शन में कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं कि उसका फंक्शन क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन है, ईपीएस एनालिसिस है, स्टॉक वैल्यू को प्रॉफिट अर्न करना है, शेयर होल्डर को बढ़ाना है, रिस्क को कम करना है, ये सब चीज़ें फंक्शन है। तो फंक्शन बहुत ईजी है, लेकिन ये मैं सोचा कि कॉन्सेप्ट बता दूँ। नेक्स्ट से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इसकी सबसे एक देखिए, हम लोग की एक आदत क्या है गड़बड़ ना, हम लोग कोचिंग जैसा नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आपको बता दो। उसका मेन रीजन देखिए, अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, ये नहीं बताएंगे ना तब तक हम कैपिटल बजट बता नहीं पाएंगे, कैपिटल बजटिंग। ओके, जो भी स्टार्ट किए, तो फर्स्ट क्लास हमारी चलेगी टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे, ताकि पता तो चले कि जो मनी है उसकी वैल्यू क्या है, टाइम की वैल्यू क्या है उसकी, क्यों मनी इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों 10 दिन बाद कोई देता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, आज देता है तो अच्छा लगता है, क्यों 9 नगद न 13 उधार की पूरी वर्ल्ड जानता है कि 9 नगद 13 उधार होता है, कि हमको 9 नगद दीजिए 13 उधार मत दीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है, उसको 4 रुपये तो ज़्यादा मिल रहा है फिर भी वो नहीं ले रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। ये सब चीज़ें टाइम वैल्यू ऑफ मनी से पता चलेगी। तो मैं अभी बताया क्या होता है कि हम लोग जिससे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी में ऐसे ही चलता है, कुछ चीज़ें हम लोग बता देंगे कि अगला दिन ये बताना है, चाहे पीछे क्या बताना है, ये सब चीज़ें क्योंकि नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, कुछ आप चीज़ें पढ़ेंगे तो कुछ आप पढ़े रहेंगे, कुछ हम बताएंगे, तो इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो कुछ टाइम मिले तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़िएगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। क्लास निश्चित रूप से आई थिंक आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि क्लास पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।